एक पर्सन किसी दूसरे से बात कर रहा है और कहता है कल मैं अपने एक दोस्त से भारत में शादियां कैसे होती है इसके बारे में बात कर रहा था। इसी चीज को अगर वो इंग्लिश में कहना चाहता है तो कैसे कहेगा? यस्टरडे आई वॉज टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइन अबाउट हाउ वेडिंग्स टेक प्लेस इन इंडिया। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल जो जा चुका है। आई वॉज टॉकिंग मैं बात कर रहा था। अब किससे कर रहा था? टू अ फ्रेंड ऑफ माइन। माइन मतलब मेरा, मेरा दोस्त, उससे मैं बात कर रहा था। अबाउट किसके बारे में? अबाउट का मतलब बारे में। हाउ वेडिंग्स टेक प्लेस इन इंडिया। वेडिंग का मतलब होता है शादी। टेक प्लेस इन इंडिया मतलब होती है। अब मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताती हूँ टेक प्लेस का क्या मतलब होता है। ठीक है, टू टेक प्लेस ये एक ईडियम है, इसका मतलब किसी चीज के होने से है। कोई चीज कब हुई, कैसे हुई, अगर आपको कहना है तो आप कहते हैं इट टुक प्लेस, मतलब ये हुई है। अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। द मीटिंग विल टेक प्लेस इन द कॉन्फ्रेंस रूम, मतलब मीटिंग होगी। टेक प्लेस मतलब होगी इन द कॉन्फ्रेंस रूम में। नेक्स्ट देखिए, उसने बताया कि उसके मम्मी पापा उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो इंग्लिश में वो क्या कहेगा? He mentioned that his parents are looking for matches for him. He mentioned, देखिए कभी आप किसी चीज को मेंशन करते हैं ना, मतलब उसके बारे में बताते हैं डिटेल में या ठीक से बताते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं आप उसके बारे में। तो मेंशन का मतलब ये होता है, ही मेंशन यानी उसने बताया। क्या बताया? दैट हिज पेरेंट्स आर लुकिंग फॉर मैचेस। उसके माता पिता जो हैं, पेरेंट्स का मतलब माता पिता, ढूंढ रहे हैं मैचेस यानी जोड़ी के लिए, रिश्ता जो होता है ना उसको मैच बोलते हैं। मैचेस फॉर हिम, उसके लिए। अब देखिए लुक फॉर का क्या मतलब होता है। टू लुक फॉर मतलब टू सर्च और सीक समथिंग, टू फाइंड समथिंग। किसी चीज को ढूंढने का जो प्रोसेस होता है ना, उसे हम कहते हैं टू लुक फॉर। सो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बना, ही मेंशन दैट हिज पेरेंट्स आर लुकिंग फॉर मैचेस फॉर हिम। मैच मतलब जो रिश्ता होता है ना उसे मैच कहा जाता है, याद रखिएगा। अब फ्रेंड कहता है लेकिन उसे अरेंज की हुई शादी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि वो बचपन से ही ज्यादातर समय भारत से बाहर रहा है। इंग्लिश में वो क्या कहेगा? बट ही हैड नो क्लू अबाउट द अरेंज्ड मैरिज बिकॉज ही हैड बिन आउट ऑफ इंडिया मोस्ट ऑफ द टाइम सिंस ही वॉज यंग। डिटेल में समझते हैं। बट का मतलब लेकिन, ही हैड नो क्लू मतलब, क्लू का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, जानकारी। ही हैड नो क्लू मतलब उसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी। अब किसके बारे में? इसीलिए हमने अबाउट लगाया। अबाउट द अरेंज्ड मैरिज मतलब अरेंज जो मैरिजेस होती हैं हमारे इंडिया में, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी उसको। अब बिकॉज मतलब क्योंकि। इसके बाद हमारा दूसरा सेंटेंस शुरू होता है, ही हैड बिन आउट ऑफ इंडिया मतलब वो भारत से बाहर रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम यानी ज्यादातर समय। सिंस ही वॉज यंग, इसका क्या मतलब है? जब से वो छोटा था या बचपन से ही। अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है बचपन या छोटा था, तब से, इसीलिए हमने सिंस का यूज किया। नेक्स्ट देखते हैं। वो जानना चाहता था कि हमारे देश में शादियां कैसे होती है। उसको हैरानी थी कि किसी को पहले से जाने बिना शादी कैसे हो सकती है। थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, ब्रेक डाउन करके बताऊंगी। पहला पार्ट देखिए, ही वॉन्टेड टू नो हाउ मैरिजेस आर डन इन आवर कंट्री। देखिए ही वॉन्टेड टू नो, सिंपल पास्ट का सिंपल सा सेंटेंस है। ही वॉन्टेड टू नो, वो जानना चाहता था। हाउ मैरिजेस आर डन, शादियां कैसे होती है। आर डन मतलब कैसे होती हैं, कैसे की जाती हैं। इन आवर कंट्री, हमारे देश में। सो ही वॉन्टेड टू नो हाउ मैरिजेस आर डन इन आवर कंट्री। अब सेकेंड पार्ट देखिए, उसको हैरानी थी। ही वॉज वंडरिंग how a marriage can happen without knowing anyone first. He was wondering मतलब उसको हैरानी थी, उसको आश्चर्य था, उसको क्यूरियोसिटी थी, मतलब वो जानना चाहता था। जब आप कहते हैं ना आई वंडर, मतलब मुझे हैरानी है, मैं सोचता हूँ, मुझे आश्चर्य होता है, इस तरीके का जो फीलिंग होता है आप इससे बताते हैं। हाउ अ मैरिज कैन हैपन मतलब एक शादी कैसे हो सकती है। कैन का मतलब सकने से है। हाउ अ मैरिज कैन हैपन, पॉसिबिलिटी, कैसे हो सकती है। विदाउट, विदाउट यानी के बिना, विदाउट नोइंग यानी जाने बिना, एनी वन फर्स्ट किसी को पहले से जाने बिना शादी कैसे हो सकती है। सो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनता है, ही वॉन्टेड टू नो हाउ मैरिजेस आर डन इन आवर कंट्री। ही वॉज वंडरिंग हाउ अ मैरिज कैन हैपन विदाउट नोइंग एनी वन फर्स्ट।
मैंने उसे बताया कि अरेंज शादियों में जोड़ा मिलान में परिवार की अहम भूमिका रहती है। जोड़ा मिलान मतलब लड़का और लड़की का जो चुनाव किया जाता है, मैच मेकिंग जो की जाती है, उसको कहा है हमने। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? आई टोल्ड हिम दैट इन अरेंज्ड मैरिजेस families play a significant role in the matchmaking process। देखिए, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, मैंने उसे कहा क्या? दैट इन अरेंज्ड मैरिजेस, क्या कहा? उसको हमने बताने के लिए दैट का यूज किया और कहा कि इन अरेंज्ड मैरिजेस मतलब अरेंज्ड मैरिजेस में, अरेंज्ड होने वाली शादियों में, फैमिलीज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, परिवार जो हैं एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं इन द मैच मेकिंग प्रोसेस। जो मिलान की प्रोसेस होती है ना, जोड़ा मिलाने की प्रोसेस या मैचेस मिलाने की प्रोसेस, उसमें फैमिलीज यानी परिवारों की अहम भूमिका रहती है। फिर देखिए, मन चाहा जीवन साथी चुनने के लिए हम अपने विस्तृत परिवार के सदस्यों और विश्वास पात्र बिचौलियों को भी शामिल करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है क्योंकि ये टॉपिक्स जो हैं इनके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते इस तरीके से। देखिए, मन चाहा जीवन साथी मतलब जो हमारे मन में है, जो इमेज बनी हुई है कि हमें कैसा पार्टनर चाहिए, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? वी इन्वॉल्व आर extended family members or trusted intermediaries in finding suitable partner। देखिए, वी इन्वॉल्व मतलब हम इन्वॉल्व करते हैं, शामिल करते हैं किसको? आर एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स। अब पहले ये समझिए एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स क्या होता है। हमारे नॉर्मल फैमिली मेंबर्स जो हमारे साथ ही में रहते हैं, एक्सटेंडेड मतलब जैसे हमारे अंकल आंटी, उनके भी अंकल आंटी, कजिन हो गए, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ये सब एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स होते हैं। जो विस्तृत परिवार जिसको कहा जाता है, हमारा नॉर्मल परिवार और उसके बाद आगे वाला परिवार जो विस्तृत परिवार कहा गया, उसे एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर कह रहे हैं। और ट्रस्टेड इंटरमीडियरीज, इसका क्या मतलब है? आपने देखा होगा कई परिवारों में जब शादियां होती है, उससे पहले सलाह ली जाती है किसी बिचौलिए की। बिचौलिया होता है दोनों परिवार का नोन पर्सन, जो इस परिवार को भी जानता है और उस परिवार को भी, और ट्रस्टेड होता है। तो उन्हें कहा जाता है बिचौलिया, और इंग्लिश में उन्हें कहेंगे इंटरमीडियरीज। ट्रस्टेड हमने लिखा है विश्वास पात्र, तभी तो आप उनसे बात करेंगे। अब इन फाइंडिंग सूटेबल पार्टनर, सूटेबल मतलब जो आपका मन चाहा है, जो सही है आपके लिए, पार्टनर मतलब जीवन साथी। कई मामलों में परिवार होने वाले जोड़े की कुंडली मिलाने के लिए ज्योतिषियों से भी सलाह लेते हैं, लेते ही हैं, आपको पता है, सही है, फैक्ट है ये। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? इन मैनी केसेस families consult astrologers to match the horoscopes of the prospective couple। इन मैनी केसेस मतलब बहुत सारे मामलों में, बहुत सारे केसेस में, फैमिलीज यानी परिवार कंसल्ट एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोलॉजर्स को कंसल्ट करते हैं किसके लिए? टू मैच द हॉरोस्कोप्स, हॉरोस्कोप्स को मैच करने के लिए ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कपल। प्रोस्पेक्टिव कपल मतलब होने वाले, अभी तक बने नहीं है कपल, होने वाले, भावी, जो फ्यूचर में कपल बनने वाले हैं, उनकी कुंडली को मिलाने के लिए। अब समझते हैं एस्ट्रोलॉजर का क्या मतलब। एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषी जिनको कहा जाता है, जो हॉरोस्कोप्स वगैरह मैच करते हैं। अब दूसरी चीज, हॉरोस्कोप क्या होता है? ये होता है कुंडली, जिसमें नक्षत्र वगैरह का डिटेल रहता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप कौन से नक्षत्र में पैदा हुए, उसे हॉरोस्कोप कहा जाता है। फिर है प्रोस्पेक्टिव, उसका मैंने आपको मतलब बता दिया, होने वाले, अभी तक बने नहीं है, होने वाले हैं फ्यूचर में। नेक्स्ट देखिए, ऐसा माना जाता है कि अगर कुंडली मिल जाए तो शादी सफल हो जाएगी या होगी। तो हम कहेंगे इट इज बिलीव्ड दैट अ मैरिज विल बी सक्सेसफुल इफ द हॉरोस्कोप्स ऑफ द ब्राइड एंड द ग्रूम मैच। सबसे पहले ब्राइड का मतलब क्या है? दुल्हन। और दूल्हे को क्या कहेंगे? ग्रूम। ब्राइड एंड ग्रूम। अब इस सेंटेंस को समझते हैं। इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है। जब आपको ये बोलना हो तो आप यूज कीजिए इट इज बिलीव्ड दैट अ मैरिज, की क्या विश्वास किया जाता है? कि एक शादी विल बी सक्सेसफुल, होगी, सक्सेसफुल होगी, फ्यूचर की बात की जा रही है,
विल बी सक्सेसफुल यानी शादी सक्सेसफुल होगी। इफ, कब होगी वो बताने के लिए, इफ द हॉरोस्कोप्स ऑफ द ब्राइड एंड द ग्रूम मैच, दूल्हा और दुल्हन की जो कुंडलियां है ना, अगर वो मिल जाती हैं, मैच कर जाती है, तो शादी सक्सेसफुल होगी, ऐसा माना जाता है। इसके बाद अगर दोनों परिवार राजी होते हैं तो सगाई समारोह रखा जाता है, जहां एक दूसरे को अंगूठियां पहनाई जाती है। इंग्लिश में हम कहेंगे आफ्टर दिस, इफ बोथ फैमिलीज अग्री, एन एंगेजमेंट सेरेमनी इज कंडक्टेड वेयर इन रिंग्स आर एक्सचेंज्ड। आफ्टर दिस का क्या मतलब है? आफ्टर मतलब बाद में, इसके बाद लिखना है, इसीलिए हमने लिखा आफ्टर दिस, यानी ये होने के बाद या इसके बाद। इफ बोथ फैमिलीज अग्री, अगर दोनों परिवारों में सहमति होती है या दोनों परिवार राजी होते हैं, अग्री मतलब राजी, सहमत होना। एन एंगेजमेंट सेरेमनी इज कंडक्टेड, मतलब एंगेजमेंट सेरेमनी का मतलब होता है सगाई वाला जो फंक्शन होता है ना, सगाई समारोह, उसको एंगेजमेंट सेरेमनी कहा जाता है, तो वो रखा जाता है। कंडक्टेड मतलब रखना, कंडक्ट करना। वेयर इन रिंग्स आर एक्सचेंज, वेयर इन का क्या मतलब है? जहां पर रिंग्स एक्सचेंज की जाती है, एक्सचेंज मतलब अदला बदली, लड़का लड़की को देगा और लड़की लड़के को अंगूठी पहनाएगी। इसके बाद देखिए, लड़का और लड़की एक दूसरे की उंगलियों में रिंग पहनाते हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे द बॉय एंड द गर्ल पुट द रिंग ऑन ईच अदर्स फिंगर्स। द बॉय एंड द गर्ल मतलब लड़का और लड़की, पुट द रिंग ऑन, रिंग पहनाते हैं, कहां पर? ईच अदर्स फिंगर्स, एक दूसरे की उंगलियों में। ईच अदर का मतलब एक दूसरे से है। पुट द रिंग ऑन के प्लेस पर आप ये भी कह सकते हैं प्लेस द रिंग ऑन। पुट और प्लेस का दोनों का एक ही मतलब है, पहनाने से, रिंग पहनाने से। सगाई के बाद दोनों परिवार शादी की तैयारियां शुरू करते हैं, जिसमें शादी की तारीख फिक्स करना, जगह चुनना और मेहमानों को बुलाना शामिल होता है। बिल्कुल एक्यूरेट है, यही हम सब करते हैं। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे जब हमें किसी के सामने इस चीज को बताना है? हम कहेंगे आफ्टर द एंगेजमेंट बोथ फैमिलीज बिगिन preparations फॉर द वेडिंग which includes finalizing the wedding date, choosing a venue and inviting guests. आफ्टर का क्या मतलब होता है? बाद में। अब किसके बाद में? द एंगेजमेंट, सगाई के बाद में। बोथ फैमिलीज यानी दोनों परिवार, बिगिन, बिगिन का क्या मतलब होता है? टू स्टार्ट, टू कमेंस, किसी चीज को शुरू करना है तो आप बिगिन वर्ड का यूज कर सकते हैं। बोथ फैमिलीज बिगिन प्रेपरेशंस फॉर द वेडिंग, प्रेपरेशन का मतलब तैयारी से है, फॉर द वेडिंग यानी शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। अब उसमें क्या है? विच इंक्लूड्स, जिसमें शामिल है, इंक्लूड का मतलब शामिल होना। फाइनलाइजिंग द वेडिंग डेट, शादी की तारीख को फाइनल करना। चूजिंग अ वेन्यू, वेन्यू का मतलब उस जगह जहां शादी होनी है या जो भी शादी से रिलेटेड समारोह होने हैं, उस प्लेस को वेन्यू कहा जाता है। तो चूजिंग अ वेन्यू मतलब उस प्लेस को चूज करना। एंड इनवाइटिंग गेस्ट्स, गेस्ट जो हैं, मेहमान जो हैं, उनको इनवाइट करना। फिर देखिए, इसके बाद बारी आती है बहुत सारी मजेदार रस्मों की, जिसमें से एक है हल्दी की रस्म। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? After this comes the turn of many enjoyable ceremonies, one of which is the haldi ceremony. After this का मतलब इसके बाद, अभी ही मैंने आपको बताया था after this यानी इसके बाद, comes the turn, बारी आती है, of many enjoyable ceremonies, सेरेमनी का मतलब होता है समारोह या कोई रस्म, तो उसके बाद एंजॉयबल मतलब मजेदार, एंजॉय करने वाली सेरेमनीज की बारी आती है, रस्मों की बारी आती है। वन ऑफ विच इज, जिसमें से एक है, वन ऑफ विच मतलब एक जो है वो क्या है, उसको बताने के लिए हमने वन ऑफ विच का यूज किया है। वन ऑफ विच इज द हल्दी सेरेमनी, हल्दी सेरेमनी है, हल्दी की रस्म है। इसमें दूल्हा दुल्हन के हाथ पैर और चेहरे पर हल्दी, बेसन, दही, चंदन और गुलाब जल का लेप लगाया जाता है। देखिए, जब अगर आपको ऐसा सेंटेंस बनाना हो तो अब आप कब उसको बोल पाएंगे? जब आपको ये सारी चीजों के मीनिंग पता हो कि हल्दी को क्या कहते हैं, बेसन को क्या कहते हैं। तो ऐसी चीजें जानने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, सुनना है, तभी आप ऐसे जो सेंटेंस है उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब देखिए, दूल्हा और दुल्हन को तो हमने अभी देखा, ब्राइड और ग्रूम कहा जाता है, बाकी सारी चीजों को क्या कहते हैं अभी देख लेते हैं। ड्यूरिंग हल्दी, अ पेस्ट मेड ऑफ टर्मरिक, ग्राम फ्लावर, कर्ड,
Sandalwood and rose water is applied on the hands, feet and face of the bride and the groom. देखिए ड्यूरिंग हल्दी मतलब हल्दी के वक्त, हल्दी के दौरान, अ पेस्ट मेड ऑफ, अब कौन सा पेस्ट किस किस से मिलकर बना है, मेड ऑफ मतलब इनसे मिलकर बना पेस्ट, किन से मिलकर बना वो अभी हम देख रहे हैं। टर्मरिक मतलब हल्दी, ग्राम फ्लावर यानी बेसन का आटा, ग्राम मतलब जो आपने चने की दाल देखी ना उसको ग्राम बोला जाता है, तो ग्राम फ्लावर यानी बेसन, कर्ड यानी दही, सैंडलवुड मतलब चंदन, एंड रोज वाटर और गुलाब जल इज अप्लाइड। देखिए इज अप्लाइड का मतलब किया जाता है। ऑन द हैंड्स कहां पर, हाथों पर, फीट पैरों पर, एंड फेस ऑफ द ब्राइड एंड द ग्रूम और मुंह पर, किसके, दूल्हा और दुल्हन के। नेक्स्ट देखिए, फिर मेहंदी की रस्म होती है जिसमें दोनों पक्षों के सभी परिवार सदस्य अपने हाथों और पैरों पर मेहंदी लगाते हैं। तो इंग्लिश में हम कहेंगे देन वी हैव मेहंदी सेरेमनी वेयर ऑल द फैमिली मेंबर्स फ्रॉम बोथ साइड्स अप्लाई henna ऑन देयर हैंड्स एंड फीट। देन का मतलब उसके बाद या फिर वी हैव मेहंदी सेरेमनी, हमारे पास मेहंदी की रस्म है या मेहंदी की रस्म होती है, वेयर यानी जहां या जिसमें, ऑल द फैमिली मेंबर्स सारे परिवार के सदस्य, फ्रॉम बोथ साइड दोनों तरफ के परिवार के सदस्य, अप्लाई henna, henna अप्लाई करते हैं, henna लगाते हैं, henna मतलब मेहंदी, कहाँ पे लगाते हैं, ऑन देयर हैंड्स एंड फीट अपने हाथों और पैरों पर। शादी के दिन दूल्हा अपने करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ घोड़े पर सवार होकर शादी में पहुंचता है। हम यहाँ बारात की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश में हम कहेंगे ऑन द वेडिंग डे द ग्रूम अराइव्स एट द वेडिंग ऑन अ हॉर्स accompanied by his closest friends and family members। ऑन द वेडिंग डे मतलब वेडिंग डे के दिन, शादी वाले दिन, द ग्रूम अराइव्स, ग्रूम मतलब दूल्हा, अराइव्स यानी आता है, पहुंचता है, एट द वेडिंग मतलब शादी में, ऑन अ हॉर्स यानी घोड़े पर शादी में पहुंचता है, अकम्पनीड बाय हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। अकम्पनी का मतलब होता है साथ, के साथ, और अकम्पनीड बाय का मतलब भी होता है के साथ। हम बता रहे हैं किसके साथ पहुंचता है, तो हम कह रहे हैं अकम्पनीड बाय हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, मतलब उसके जो करीबी दोस्त हैं, बहुत ही क्लोज दोस्त हैं और जो परिवार के सदस्य हैं उनके साथ पहुंचता है। मिलनी समारोह के दौरान दुल्हन का परिवार दूल्हे और उसके परिवार का मालाओं से स्वागत करता है। यहाँ दोनों परिवारों के सभी सदस्यों का एक दूसरे से परिचय कराया जाता है। तो इंग्लिश में हम कहेंगे द ब्राइड्स फैमिली देन वेलकम्स द ग्रूम एंड हिज फैमिली विद गार्लैंड्स ड्यूरिंग मिलनी सेरेमनी। Here all the members of both families are introduced with each other। द ब्राइड्स फैमिली मतलब दुल्हन का परिवार, ब्राइड के साथ एपोस्ट्रोफी एंड एस लगाया है मतलब ब्राइड की फैमिली, देन यानी उसके बाद या फिर, वेलकम्स यानी वेलकम करती है, प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, देन वेलकम्स मतलब वेलकम करती है, द ग्रूम एंड हिज फैमिली दूल्हा और उसके परिवार का वेलकम करती है, किसके साथ, उसीलिए हमने लिखा है विद गार्लैंड्स। गार्लैंड मतलब होता है माला, हार जो पहनाते हैं ना एक दूसरे को, फूलों की माला जो होती है उसे गार्लैंड बोला जाता है। सो विद गार्लैंड्स यानी फूलों की माला के साथ, ड्यूरिंग मिलनी सेरेमनी, मिलनी सेरेमनी या मिलनी की रस्म के दौरान, मिलनी मतलब मिलाप के लिए है, दोनों परिवार एक दूसरे से मिलते हैं, उसे मिलनी सेरेमनी कहा जाता है। हियर ऑल द मेंबर्स मतलब यहाँ सारे सदस्य ऑफ बोथ फैमिलीज दोनों परिवारों के, आर इंट्रोड्यूस्ड मिलते हैं, उनका परिचय किया जाता है, विद ईच अदर एक दूसरे के साथ। ये आमतौर पर दुल्हन के घर पर किया जाता है जहां शादी हो रही होती है। ज्यादातर परिवारों में शादियां दुल्हन के घर से ही की जाती हैं। तो इंग्लिश में हम कहेंगे दिस इज जनरली डन एट द ब्राइड्स हाउस वेयर द वेडिंग इज टेकिंग प्लेस। दिस इज जनरली डन मतलब ये आमतौर पर किया जाता है, जनरली ऐसा किया जाता है, कहाँ, एट द ब्राइड्स हाउस दुल्हन के घर पर, वेयर मतलब जहां, द वेडिंग इज टेकिंग प्लेस जहां शादी हो रही है। टू टेक प्लेस मैंने बोला, आपको अभी बताया था, जहां हो रही है वाला मीनिंग होता है ना, उसको यूज किया जा सकता है टेकिंग प्लेस। दुल्हन की माँ सभी के माथे पर लाल कुमकुम पाउडर से तिलक लगाती है। इंग्लिश में हम कहेंगे द ब्राइड्स मदर
applies tilak with red kumkum powder to everyone's foreheads. देखिए, द ब्राइड्स मदर मतलब दुल्हन की माता या दुल्हन की माँ अप्लाइज तिलक मतलब अप्लाई करती है तिलक को विद रेड कुमकुम पाउडर। जो तिलक है वो रेड कुमकुम पाउडर है, लाल कुमकुम पाउडर है। टू एवरीवन्स फोरहेड्स, एवरीवन्स मतलब एवरीवन के बाद अपोस्ट्रोफी और एस मतलब सभी के। फोरहेड्स यानी ललाट पर, फोरहेड जो हमारे सर स्कैल्प और नोज के बीच का जो हिस्सा होता है ना उसे फोरहेड कहा जाता है, ललाट कहते हैं हिंदी में। तो द ब्राइड्स मदर अप्लाइज तिलक विद रेड कुमकुम पाउडर टू एवरीवन्स फोरहेड्स। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। जयमाला के दौरान दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को फूलों की माला पहनाते हैं, जिसका मतलब है कि उन्होंने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है और अपना बाकी का जो जीवन है एक साथ बिताने के लिए तैयार है। तो इंग्लिश में हम कहेंगे द ब्राइड एंड द ग्रूम देन एक्सचेंज फ्लोरल गार्लैंड्स ड्यूरिंग जयमाला। बड़ा सेंटेंस था इसीलिए मैंने ब्रेक डाउन करके इसको लिखा है। द ब्राइड एंड द ग्रूम आपको समझ आ गया होगा, याद भी हो चुका होगा, मतलब दूल्हा और दुल्हन। देन मतलब उसके बाद एक्सचेंज यानी अदला बदली करते हैं फ्लोरल गार्लैंड्स। गार्लैंड्स मतलब माला और फ्लोरल यानी फूलों की माला। ड्यूरिंग जयमाला, जयमाला के वक्त या जयमाला के दौरान। नेक्स्ट पार्ट है विच मीन्स दैट दे हैव एक्सेप्टेड ईच अदर एंड आर रेडी टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स टुगेदर। विच मीन्स मतलब जिसका मतलब है, ये मीन जो करता है वो ये है दैट दे हैव एक्सेप्टेड ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है। ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे को। एंड आर रेडी, और रेडी है वो, टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स, अपनी बाकी की जो जीवन है ना उसको बिताने के लिए, टुगेदर मतलब एक साथ बिताने के लिए रेडी है। नेक्स्ट देखिए, फिर हमारे यहाँ कन्यादान की रस्म होती है, जहां दुल्हन के माता पिता अपनी बेटी के हाथ पर पवित्र जल डालते हैं और उसका हाथ दूल्हे को दे देते हैं। तो इंग्लिश में हम कहेंगे देन वी हैव दिस रिचुअल ऑफ कन्यादान वेयर द ब्राइड्स पेरेंट्स पोर sacred water on their daughter's hand and give her hand to the groom. देन मतलब उसके बाद वी हैव दिस रिचुअल, रिचुअल मतलब जो रस्म होती है ना उसे रिचुअल भी कहा जाता है। क्या रिचुअल है? ऑफ कन्यादान, कन्यादान का एक रिचुअल है या रस्म है। वेयर मतलब जहां द ब्राइड्स पेरेंट्स, जहां दुल्हन के जो माता पिता हैं, पोर सैक्रेड वाटर, पोर यानी लिक्विड को डालते हैं, हम उसे पोर करना कहते हैं। सैक्रेड यानी पवित्र, पवित्र जल डालते हैं ऑन देयर डॉटर्स हैंड, जो उनकी बेटी है उसके हाथ पर पवित्र जल डालते हैं। एंड गिव हर हैंड, और उसका हाथ देते हैं टू द ग्रूम, दूल्हे को। इसके बाद शादी का सबसे इंपॉर्टेंट चरण आता है, जहां दूल्हा और दुल्हन पवित्र अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लेते हैं, जिसे सप्तपदी के रूप में जाना जाता है। तो इंग्लिश में हम कहेंगे देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द वेडिंग where the bride and groom take 7 rounds around the sacred fire which is known as Saptapadi. Then comes मतलब उसके बाद आता है the most important step यानी सबसे महत्वपूर्ण स्टेप या चरण of the wedding यानी शादी का। where मतलब जहां the bride and groom दूल्हा और दुल्हन टेक 7 राउंड्स यानी 7 चक्कर लगाते हैं, 7 राउंड लेते हैं। कहां पर? अराउंड द सेक्रेड फायर, अराउंड का मतलब चारों ओर, द सेक्रेड फायर यानी पवित्र अग्नि, तो पवित्र अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लेते हैं। विच इज नोन एज, जो जाना जाता है सप्तपदी के नाम से। सो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बना देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द वेडिंग वेयर द ब्राइड एंड ग्रूम टेक 7 राउंड्स अराउंड द सेक्रेड फायर विच इज नोन एज सप्तपदी। आज के लेसन में बस इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। मेरी कोशिश है कि छोटे छोटे टॉपिक्स जो हमारी लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं या जिनका यूज़ हमारी डेली लाइफ में होता है, उनसे रिलेटेड मैं टॉपिक्स पर आपको सेंटेंसेस बनाकर दिखाऊं, जिससे आपको पता चले कि इनको एग्जैक्टली बोलना कैसे है और आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएं। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। रेडी रहिए नेक्स्ट लेसन के लिए जो जल्दी ही आएगा मेरे चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।